हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे कि मौर्य काल के बाद किस प्रकार से जो मगध है ना छोटा छोटा टुकड़ों में बढ़ गया। और मौर्य काल के बाद कोई भी ऐसा युग शासक बचा नहीं, खास करके अशोक के बाद। जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे कि शुंग वंश का स्थापना हो गया था, सातवाहन वंश का स्थापना हो गया था, कण्व वंश की स्थापना हुआ। तो ये जो वंश था ना, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, इसी के समय 4 विदेशी आक्रमण हुआ। तो ये जो भी आया था, जैसे कि शुंग वंश है चाहे सातवाहन वंश है, ये सब क्या है, ये सब मौर्य काल के बाद आया। तो इसके समय में 4 विदेशी आक्रमण हुआ। वो कौन कौन था, इसका ट्रिक बड़ा अच्छा है। आई, एस, पी और के। पहले इंडो ग्रीक आता है जिसको हिंद यवन कहते हैं, फिर शक आता है जिसको सीथियन कहते हैं, फिर पल्लव आता है जिसको पार्थियन कहते हैं, और फिर लास्ट में कौन आता है, कुषाण आता है। तो ये जो इंडो ग्रीक है ना, इसका सिक्का बड़ा फेमस था सोना का, गणित फेमस था इन लोग का, ज्योतिष फेमस था, ये सब फेमस था। और ये जो शक था, ये तो कनिष्क का कैलेंडर ही चुरा लिए। और ये है पल्लव, ये कुछ किया नहीं उतना। और ये कुषाण बता चुके हैं। कुषाण में जो सबसे ज़्यादा अगर मतलब कि अच्छा शासक था तो वो कनिष्क। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर वही है यहाँ पर कि जो है ना बढ़ गया था मौर्य काल के पतन के बाद, छोटा छोटा टुकड़ा में मगध बढ़ गया, जिसके कारण विदेशी आक्रमण होने लगा। तो मौर्य काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। तो इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो इंडो ग्रीक जिसको हिंद यूनानी कहते हैं, ये हिंदू कुश पर्वत के बगल में ही उसके समीप एक प्रांत था, उसका नाम है बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया का एक राजा हुआ, उसका नाम था डेमेट्रियस। उसका नाम क्या था, डेमेट्रियस। ये आक्रमण करता है जब शासन में रहता है पुष्यमित्र शुंग, तब ये आक्रमण करता है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, इसको हरा देता है। फिर इसी जो डेमेट्रियस है ना, इसका अगला शासक बना मीनांडर। ये भी आक्रमण करता है पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, इसको भी हरा देता है। हालांकि दोनों में ये इनका पुत्र रहता है अग्निमित्रम। हम लोग ये सब पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, शुंग वंश में पढ़े थे ना, तो ये हम देखे थे इसको अच्छे से। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि उसी दौरान हुआ ना, तो उसी दौरान हुआ, मतलब शुंग वंश के दौरान ये दोनों आक्रमण हुआ, डेमेट्रियस का और मीनांडर का। तो इसमें भी क्या हो गया, मीनांडर भी हारा गया, डेमेट्रियस भी हारा गया। तो मीनांडर क्या किया कि यहाँ बौद्ध धर्म अपना लेता है, और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो नागसेन देते हैं उनको। कौन देते हैं, नागसेन। और बौद्ध धर्म अपनाने वाला ये पहला विदेशी था मीनांडर। और मीनांडर और जो मतलब कि नागसेन है, ये दोनों के बीच जो वार्तालाप की जो चर्चा है ना, एक पुस्तक है मिलिंदपनो, जिसके राइटर है नागसेन, इसी में है। अब आगे चलते हैं। शक, जिसको सीथियन वंश कहते हैं, ये क्या है, मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था, शक था। किस दर्रा से आया था ये, बोलन दर्रा से आया था। शक जनरली मध्य एशिया में रहता था। अब क्या हुआ था ना कि वहाँ एक कबीला था, यूची कबीला। तो यूची कबीला ने क्या किया कि इसको मध्य एशिया से निकाल दिया। तो कहाँ आ गया ये, भारत में आ गया। अब ये जो ना शक लोग रहता था ना, ये अपने आप को क्षत्रप कहता था। क्या कहता था, क्षत्रप मतलब कि अपने आप को कहता था। अब जैसे कि नासिक का क्षत्रप हो गया, उज्जैन का क्षत्रप हो गया, इस प्रकार से। तो सबसे फेवरेट मतलब कि जो प्रतापी था वो था उज्जैन का रुद्रदामन। तो शक राजा को क्या कहते थे, क्षत्रप। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो उत्तर पश्चिम तो इधर ही होगा, तो लगभग भारत के मैप में देखोगे ना, तो इस साइड ये अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि नासिक नाहपान। नासिक का था शक शासक, उसका नाम था नाहपान। ये मतलब कि क्या किया था, तो जो सातवाहन वंश में एक शासक था, उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके समय में ये आक्रमण किया था मगध पर। तो मगध पे जब आक्रमण किया तो क्या किया था, इसको जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, इसको हरा दिया। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि हरा दिया, तो नासिक में एक जगह है जोगल थम्बी, यहाँ से एक सिक्का मिला है। तो ये देखा गया कि जो सिक्का था, मतलब कि शक का सिक्का जो था, ये शक का था। उस पर ये देखा गया कि एक तरफ नाहपान का मतलब कि प्रमाण है या चित्र है, और दूसरे तरफ गौतमी पुत्र का है। तो इससे पता ये चलता है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, वो नाहपान को हरा दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी शक शासक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी जो राजा था वो था रुद्रदामन ने सातवाहन वंश का शासक था एक, उसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये इसको हरा दिया था।
अब आगे समझते हैं। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ये रुद्र मतलब कि बड़ा फेमस है ये, कि कहा जाता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है, गिरनार पहाड़ी पर है। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख है। ये मतलब कि पॉइंट काफ़ी अच्छा है, कितना बार पूछा है कि संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख कौन है? जूनागढ़ है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और इस अभिलेख में यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य सरकारी खर्चा पर गुजरात के सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसमें ये जानकारी मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। और यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। अब जैसे कि बात यहाँ पर है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब गुजरात में सौराष्ट्र झील का निर्माण करा रहा है, मतलब उनका कंट्रोल कहाँ तक था? पश्चिम गुजरात। गुजरात को अगर आप देखोगे मैप में तो गुजरात किधर है? इस साइड है, यानी कि पश्चिम तक इनका कंट्रोल था। तो इससे ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका विस्तार कहाँ तक था? पश्चिम तक था। अब आगे चलते हैं, समझते हैं खटाखट। तो रुद्रदामन ने क्या किया? इसका झील का फिर से पुनर्निर्माण किया, मतलब कि थोड़ा सा कुछ टूट फूट गया होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसका क्या हुआ? फिर से पुनर्निर्माण किया गया और निर्माण करवाया गया। इसका एक अधिकारी था, उसका नाम था सुविशाख, इसके द्वारा। मगर इतना याद रखना है कि फिर से निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। तो अब आगे चलते हैं, इसमें बता रहा है गुप्त शासक है ना, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग अगला जो पढ़ेंगे ना गुप्त वंश को ही पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश का एक शासक था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या किया था? शक को सर्वनाश कर दिया। और इसी उपलक्ष्य में जब पूरे शक को मार दिया ना, तो अपना नाम के पीछे लगाया विक्रमादित्य। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इस प्रकार से उपाधि धारण किया। किसको सर्वनाश करने पर? शक को। ठीक है। और साथ ही साथ में चांदी का सिक्का भी चलाया। इस सिक्के को रूपक कहा जाता है। इसी को हराने के बाद ही, जब हरा दिया ना, तो एक तो उपाधि धारण किया विक्रमादित्य का, और फिर चांदी का सिक्का चलाया। और इस सिक्का को क्या कहते थे? रूपक। कौन चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए आगे चलते हैं। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना प्रयोग किया कि इसको क्या कहते हैं? शक संवत। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो शक था ना वो कैलेंडर चोरी कर लिया था, इसका खुद का था नहीं, इतना इस्तेमाल ही किया। इसका निर्माण किसने किया था? इसका मतलब कि जो है ना कैलेंडर शक वाला, ये कनिष्क प्रारंभ किया था। बट शक लोग इतना इस्तेमाल किया, इसी को मतलब शक संवत कहने लगा सब आदमी। चलिए, तो पूछेगा ना, सब सोचता है ना कि शक संवत शुरू किसने किया? तो शक, वो लोग सीधे सोचता है कि शक संवत है तो शक किया होगा। नहीं, कनिष्क इसका प्रारंभ किया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक है ग्रिगोरियन कैलेंडर है यहाँ पर, और एक पोप था उसका नाम था ग्रेगरी, यही बनाया था इसको। तो ये सूर्य पर आधारित है और ये ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ होता है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म को 0 माना जाता है, तो ये उसी समय प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, जाहिर सी बात है, हम लोग घर में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत जो इसको प्रारंभ किया था, विक्रम संवत को, वो किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने। कौन किया था? विक्रमादित्य चतुर्थ है। कब किया था? 57 ईस्वी पूर्व में। यानी ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, यानी ईसा मसीह का जन्म तो 0 में होगा, उससे 57 बरस पहले। तो उससे उतना बरस पहले, इसका मतलब ये पता चलता है कि जो विक्रमी संवत है ना, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से कितना आगे है? 57 बरस आगे है। जिस प्रकार से अगर मानिए कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 1949 को। मगर अगर उसमें विक्रम संवत अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें 57 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 2006। तो इस प्रकार से ये होता है विक्रम संवत। फिर एक शक संवत है। तो शक संवत तो स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। ये ईस्वी पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। तो हमको अगर शक संवत निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? जो भी डेट है उस डेट में क्या करेंगे? 78 घटा लेंगे। मतलब जो भी ईयर है डेट से नहीं करेंगे, 78 हम घटा लेंगे उसमें, तो उतना वर्ष पीछे है। तो याद रखिएगा इसको, शक संवत क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। और फिर हम लोग शक संवत को ही अपना लिए। 22 मार्च 1957 ईस्वी को जो राष्ट्रीय पंचांग है हम लोग का, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हम लोग शक संवत को अपना लिए। कब अपनाए? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को अपना लिए। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन में 78 घटा दिया जाता है, 78 घटा लिया जाता है, वो तो वही बता दिया ना। फिर शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना है? 135 बरस है। जैसे कि अगर हम उसमें बात करें तो उसमें कितना था? उसमें था 57 बरस, उसमें था 57 बरस, इसमें कितना है? 78 बरस। दोनों को जोड़ी कितना आ रहा है? आ रहा है ना, जितना है लिखा हुआ 135 आएगा ना। तो
तो हो गया, यही तो है। इसलिए कहा जाता है कि शक संवत और विक्रय संवत दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 135 बरस का अंतर है। फिर उसी प्रकार से विक्रम संवत है, शक संवत है, मुसलमान के लिए हिजरी संवत होता है। ये सब के सब चंद्रमा पर आधारित है। किस पर है, चंद्रमा पर आधारित है। अतः इनका त्यौहार भी हर एक साल, हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। इतना याद रखना है कि हिजरी संवत जो है मुस्लिम का कैलेंडर है, और बाकी बता ही चुके हैं चंद्रमा पर आधारित है। अब अगला है पहलव। ये उतना कुछ किया नहीं, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला ये तीसरा क्या था, यही था, पहलव था। पहलव बोलिए या पार्थियन बोलिए इसको। इस वंश में सबसे योग्य शासक था, उनका नाम था गोंदू फर्निस। इनका उल्लेख पाकिस्तान के तख्त ए बही अभिलेख में मिलता है, जो कि खरोष्टी लिपि में था। तख्त ए बही अभिलेख किस लिपि में था, खरोष्टी लिपि में था। और इस समय में क्या था, यहाँ पर से ही थोड़ा सा अच्छा पॉइंट हो जाता है कि इस समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक था, जो कि पुर्तगाल से आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। उसका नाम था सेंट थॉमस। क्या नाम था उसका, सेंट थॉमस। ये भारत आया था इसी के समय में, और ये भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कौन, सेंट थॉमस। किसके समय में आया था ये, पहलव के समय में आया था। और किस अभिलेख में मिलता है, तख्त ए बही। शासक कौन था गोंदू फर्निस। चलिए अब आगे चलते हैं। कुषाण। कुषाण पढ़ लिए, खत्म हो गया और क्या। अब कुषाण पढ़ रहे हैं। तो मौर्य काल में भारत में आक्रमण करने वाला ये अंतिम शासक कौन था, कुषाण था। ये भी मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में जो बोले थे यूची कबीला 5 भाग में बटा हुआ था, उसी 5 में से एक था कौन, कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, कुजुल कड़फिसस। पूछेगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कड़फिसस। और फिर अगला शासक कौन बना, भीम कड़फिसस। कौन बना अगला, भीम कड़फिसस, जो कि कहा जाता है कि भीम कड़फिसस है ना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज़्यादा कुछ काम किया तो पूछेगा कि कुषाण वंश का संस्थापक, तो कहना है कुजुल कड़फिसस। वास्तविक बोले तो भीम कड़फिसस। ये कौन सा धर्म को मानता था, ये भी जरूरी है। तो ये शैव धर्म को मानता था। और इसी कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा, होनहार राजा कनिष्क था। कौन था, कनिष्क। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया, और इसी समय क्या चलाया था, कैलेंडर में चलाया था शक संवत। और इस अवसर पर जब ये राज्याभिषेक कराया, तो इसी अवसर पर क्या किया, शक संवत प्रारंभ भी किया। फिर यही क्या किया, ये लोग शक लोग चुरा लिया इसको, इतना इस्तेमाल किया कि शक संवत बन गया। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया। पेशावर को फिरोजपुर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, पेशावर को फिरोजपुर भी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। जबकि संस्कृति राजधानी तक्षशिला को बनाया, संस्कृति राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में फिर मथुरा कर लिया संस्कृति राजधानी। कहाँ किया, बाद में मथुरा कर लिया, जिसको मंदूसा भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। फिर आपको याद होगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो मतलब कि संरक्षण कौन सा राजा दिया था, तो कनिष्क दिया था, जिसको अशोक द्वितीय कहते थे। हम लोग बौद्ध धर्म में बहुत अच्छे से पढ़े थे इसको। तो आपको बताए थे कि एक था वसुमित्र, ये तो अध्यक्ष था उसमें, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था। फिर कनिष्क क्या किया था ना, एक बड़ा मतलब कि अच्छा दार्शनिक थे, उनका नाम था अश्वघोष, है ना। टीचर बोलिए, जो बोलिए, है ना, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे अश्वघोष। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके कनिष्क क्या किया कि इनको अपने यहाँ ले आया, और लाने के बाद इनको क्या किया, अपना राजकवि बना दिया। किनको, अश्वघोष को। तब पूछेगा कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण कौन किया, और साथ ही साथ क्या किया, कनिष्क महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे ना, ये भी लेके चला गया। तो कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और क्या किया, भिक्षा पात्र लेके गया और अश्वघोष को लेकर चला गया। और अश्वघोष को क्या बनाया, राजकवि बना दिया। और फिर कनिष्क बौद्ध विद्वान, इसके दरबार में एक मतलब विद्वान रहता था, जैसे कि पार्श्व हो गया, फिर एक वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया। उसी प्रकार से तो पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया, अध्यक्ष बनाया वसुमित्र को, और उपाध्यक्ष कौन बना, अश्वघोष बना। चौथा बौद्ध संगीति जो है ना, इसमें जो बौद्ध धर्म है 2 भाग में टूट गया, हीनयान और महायान। और फिर यही नहीं हुआ, जो ये महायान था ना, महायान भी एक भाग में टूट गया, जैसे कि वज्रयान शाखा में टूट गया। तो ये तो बात हुआ। तो अब पूछेगा कि आखिर कनिष्क कौन सा शाखा को मानता था, हीनयान या महायान। यार महान शासक था, महायान शाखा को मानेगा। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये विद्वान रहता था। कौन कौन हो गया,
कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 विद्वान, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। और अश्वघोष क्या लिखते हैं, बुद्धचरित, अश्वघोष बुद्धचरित, चरक चरक संहिता। चरक कौन थे, ये वैद्य थे। नागार्जुन ये सिद्धांत देते हैं सापेक्षता का सिद्धांत और साथ में शून्यवाद का सिद्धांत, दो, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन बोला जाता है इनको। फिर वसुमित्र विद्वान रहते हैं, ये रचना करते हैं महाभिभाषा सूत्र की, और ये महाभिभाषा सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध सोना, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसके समय चला था, कनिष्क के समय में। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ी से होता था। कहाँ से होता था, अल्ताई पहाड़ी से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिपि बंदरगाह, यानी दो बंदरगाह था, एक बंगाल का ताम्रलिपि और महाराष्ट्र का सोपारा और कल्याण बंदरगाह। यहाँ से बंदरगाह था तो यहाँ से समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। फिर एक है कि मतलब कि इसमें बताया गया है, जानकारी मिलता है कि जो कनिष्क का जो व्यापार था ना वो सर्वाधिक रोम से होता था। तो ये जानकारी मिलता है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से, मगर इसका राइटर कौन है कोई नहीं जानता, यानी अज्ञात रचना है। अब आगे समझते हैं। फिर कनिष्क जो रहता है यही नाशपाती की खेती प्रारंभ करता है। इसी के समय में हिपालस जो है, हिपालस नाम रहता है उनका, मानसून की खोज करते हैं। और मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, वहीं से उत्पन्न हुआ है और इसका मतलब अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है और लगभग 105 ईस्वी पूर्व में कनिष्क की मृत्यु हो जाता है। इनका जो उत्तराधिकारी था कोई युग नहीं था, कोई अच्छा नहीं था, जिसके कारण छोटे छोटे सामंत अलग हो गया। और उसी में एक सामंत था, इसका नाम तो रहता है श्रीगुप्त, जो श्रीगुप्त बाद में फिर अलग हो जाएगा और फिर गुप्त वंश की स्थापना कर देगा। तो वही यहाँ पर है। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना कर देता है। तो वही श्रीगुप्त रहता है जो गुप्त वंश की स्थापना करता है। अब यहाँ पर है एक सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग क्या है ना कि जनरली जो जैसे कि अगर हम कागज़ की बात करें तो कागज़ का उत्पादन पहली बार चीन में, उसी प्रकार से रेशम का भी अधिकार जो था ना वो चाइना लोग मतलब कि वही उत्पादन करता था। तो ये चीन के व्यापार, जो चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस, मध्य एशिया से जोड़ता था। ये सिल्क रूट था, इतना जगह से जोड़ता था। और साथ ही साथ भारत में जो है ना ये दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में कश्मीर, हिंदू कुश पर्वत, इस से होकर गुजरता था ये वाला रास्ता। तो जो भारत से होकर गुजरता था तो कनिष्क क्या किया कि इस रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। मगर ये किसके अधिकार में आता था, ये चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। मगर कनिष्क क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया, कहा कि इस पर हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। और रेशम के लिए जो प्रयोग होता था शब्द, रेशम हम लोग नहीं बोलते हैं, थोड़ी ना वो लोग भी बोलता होगा, तो इस शब्द इस्तेमाल होता था, उसका नाम है कौसे। क्या कहते थे उसको, कौसे। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश का नाम था, हान राजवंश के महान यात्री यांग छियान ने खोला था। कौन खोला था इसको, यान छियांग ने खोला था। यांग छियान जो हान वंश की राजधानी हान की राजधानी छांगआंग से पश्चिम में रोम तक जाता था। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। और रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार पर कनिष्क क्या करता था, टैक्स लेता था। तो इससे क्या होता था कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी और एक काफ़ी बड़ा स्रोत था टैक्स का। तो यही था हमारा जो बोलिए मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब अगला वीडियो में गुप्त पीरियड, उसको लेकर पढ़ेंगे। उसमें समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, जो काफ़ी महान शासक है, हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।